नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एलएसी पर चीन के साथ जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज शाम को होने वाली इस बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। ये बैठक रक्षा मंत्री द्वारा चीन के साथ विवाद पर लोकसभा में दिए गए बयान के बाद हो रही है। इस बैठक में सरकार की ओर से संसद सत्र के आने वाले दिनों में प्लान की बात होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में राज्यसभा में भारत चीन की सीमा पर घुसपैठ को लेकर जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने सदन को लिखित में दिया है कि विगत 6 महीने के अंदर भारत की सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की जा रही है। पाक पिछले 6 महीने में 47 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। राज्यसभा में आज आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बिल 2020 पास हो गया है। वहीं सदन में आज कोरोना महामारी पर भी चर्चा हुई। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के लिए कम समय देने को लेकर हंगामा किया। इस पर उपसभापति ने कहा कि अगर आप इस तरह बहस करेंगे तो समय बर्बाद होगा। राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। किसानों को लेकर संसद के समक्ष 3 विधेयक लाए गए हैं। इन विधेयकों की जानकारी के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा ने बताया कि इन विधेयकों को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसानों की तस्वीर बदलने वाले हैं। विधेयकों पर कांग्रेस का विरोध उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 अध्यादेशों पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल विरोध कर रहा है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि हम लोगों से पूछे बिना ये अध्यादेश लाए गए हैं। आखिर इसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? किसानों के अलावा कांग्रेस पार्टी भी सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बता रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना का टीका विकसित करने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों के उपचार का पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ पहले से प्रचलित दवाओं के 13 क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं। कोरोना से देश में उत्पन्न हालात पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा में सरकार का घेराव किया। उन्होंने मांग की कि लॉकडाउन के कारण हुए फायदे और नुकसान का ब्यौरा देश के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि उन प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए जिनकी लॉकडाउन के कारण हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव लौटने के दौरान जान चली गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सबसे युवा देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि शक्ति को पहचानते हुए पीएम मोदी ने सभी क्षेत्रों में युवाओं पर जोर दिया है। राजनाथ ने नई शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित एक वेबिनार में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया है। हमारी मातृभाषा हमारे मन और मान की भाषा होती है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में एक से बढ़कर एक खाली पुलाव पकाए हैं। सरकार ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना को हराएंगे। आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा। आत्मनिर्भर बनो। सीमा में कोई नहीं घुसा है। राहुल ने कहा कि इस बीच एक बात सच भी थी, आपदा में अवसर पीएम केयर फंड। एलओसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर भारतीय लड़ाकू विमानों ने गश्त की। एलओसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुरनकोट और बफलियाज क्षेत्र में आसमान पर भारतीय लड़ाकू विमानों को देखा गया है। कुछ क्षणों तक उक्त क्षेत्र में आसमान में गश्त लगाने के बाद लड़ाकू विमान पीर पंजाल के पहाड़ों की ओर कश्मीर की तरफ लौट आए। एलओसी पर जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने यहां लंबे समय तक तैनाती के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत कड़ाके की सर्दियों से निपटने के लिए गर्म कपड़ों को तैयार कर लिया गया है। इन कपड़ों से यहां -50 डिग्री के तापमान में भी डटे रहा जा सकता है। सेना ने हर उस साजो सामान का स्टॉक कर लिया है जो सर्दियों के दौरान अपने जवानों को सुरक्षित और सतर्क रखने के लिए आवश्यक है। शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पिछले 8 सालों में इस पद पर काबिज होने वाले सुगा पहले नेता हैं। प्रधानमंत्री सुगा के लिए कोरोना और अर्थव्यवस्था को संभालने की कड़ी चुनौती होगी। सुगा का पीएम बनने का रास्ता सोमवार को ही साफ हो गया था, जब उन्हें जापान की एलडीपी का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुगा को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों नेता संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सुगा पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह लेंगे। वो आबे के करीबी हैं और 2006 से उनके समर्थक रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 17 सितंबर को एक वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले मंगलवार को रूस में एससीओ के सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की हरकत के बाद अजीत डोभाल ने बैठक से किनारा कर लिया था। कोरोना महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई प्रयास कर रही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार अभी
अभी पूरी गति से नहीं पहुंचा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की जनसभा हुई, जिसे सीएम शिवराज और उमा भारती ने संबोधित किया। बीजेपी की सभा में बंद करो मतदान, बिक जाते हैं श्रीमान के जमकर नारे लगाए गए। बता दें कि रायसेन में सिंधिया के करीबी प्रभुराम चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने देश में कोरोना के मामलों की संख्या 50 लाख के पार चले जाने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है, पर मोदी सरकार गायब है। सुरजेवाला ने पीएम मोदी से सवाल भी किया कि आखिर कोरोना पर नियंत्रण कैसे होगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। गुप्ता ने ट्वीट कर बताया कि पिछले हफ्ते हल्का बुखार होने के बाद मैंने कोविड टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट में संक्रमण नहीं पाया गया था। लगातार अस्वस्थ महसूस करने के कारण मैंने फिर से कोरोना का टेस्ट कराया तो संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना महामारी के बीच जारी संसद सत्र में सोनिया राहुल गांधी के बाद छुट्टी लेने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब सत्र के तीसरे दिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित दर्जन भर सांसदों ने पत्र लिखा है। इसमें स्वास्थ्य का हवाला देकर सत्र में शामिल होने में असमर्थता जताई गई है। सभापति नायडू ने सदन में पत्र मिलने की घोषणा की है। यूपी में भदोही की ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विजय की फरार चल रही पत्नी रामलली और बेटे विष्णु के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने विजय मिश्रा के घर पर नोटिस को चस्पा कर दिया है। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों को 15 अक्टूबर तक हाजिर होने का निर्देश दिया है। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए दुबई रवाना हो गए हैं। संजय दत्त के साथ उनकी पत्नी मानता दत्त भी दुबई गई हैं। संजय और मानता दोनों ही निजी चार्टर्ड फ्लाइट लेकर गए हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त के फेफड़ों में कैंसर है। फिलहाल अब तक मुंबई में ही कीमोथेरेपी चल रही थी। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से इन मुद्दों से संबंधित 17 सवाल पूछे। उन्होंने कहा है कि सरकार अपना चेहरा ना छुपाए, राज्य के युवाओं के सीने में धधक रहे इन सवालों का जवाब दें। बॉलीवुड और ड्रग्स पर सपा सांसद जया बच्चन के बयान का बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने समर्थन किया है। हेमा ने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही ड्रग्स के इस्तेमाल की बात हो रही है, जबकि कई और इंडस्ट्रीज में भी इसका प्रयोग होता है। हेमा ने कहा कि बॉलीवुड के लोग ड्रग्स लेते होंगे, लेकिन पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं है, इसलिए इसे बदनाम ना किया जाए। सपा सांसद जया बच्चन ने थाली वाले बयान पर कंगना रनौत ने पलटवार किया है। कंगना रनौत ने कहा कि कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। कंगना रनौत ने कहा कि मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली को देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान संभालने वाले अधीर रंजन चौधरी ने रिया चक्रवर्ती को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि रिया को ड्रग्स मामले में फंसाया जा रहा है। रिया को बिहार चुनाव की वजह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि इसकी जांच जरूर होना चाहिए, लेकिन बेगुनाह को गुनाहगार नहीं बताना चाहिए। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी सरकार रेंटल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स में कामगारों, छात्रों और कम आय वर्ग के लोगों को सस्ते किराए पर रहने की फैसिलिटी दी जाएगी। अर्थव्यवस्था में आई मंदी का असर कम करने के उपायों के तहत लखनऊ में कम कीमत के मकान बनाने की योजना शुरू की गई है। इनका किराया सिर्फ 5,000 रुपए प्रति महीना हो सकता है। महंगे प्याज पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। फडणवीस ने कहा है कि देश में लगातार प्याज महंगा होता जा रहा है, इसलिए प्याज के आयात पर लगी रोक को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि दूसरे देशों से भारत में प्याज का आयात किया जा सके। दिल्ली सरकार के अधीन डीयू के कॉलेजों पर केजरीवाल सरकार फुल्ली फंक्शनल गवर्निंग बॉडी बनाना चाहती है, ताकि कॉलेज स्टाफ की सैलरी संबंधी समस्या खड़ी ना हो। सिसोदिया ने कहा कि हमने डीयू के बाहर कॉलेज के स्टाफ की सैलरी के लिए फंड दिया था, लेकिन उसे सैलरी देने के बजाय कॉलेजों ने दूसरे मदों में खर्च कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अन्नपूर्णा योजना का आज शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने कहा है कि इस योजना से शुरू होने से आज मेरे उन भाई बहनों को राशन मिलना शुरू हो गया है, जो लोग राशन पाने के लिए पात्र तो थे, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं था। अब ऐसे 37 लाख लोगों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। सांसद और विधायकों के आपराधिक मामलों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सांसद और विधायकों पर चल रहे मामलों पर जो भी फैसला करेगा, सरकार उसका स्वागत करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाला है। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इसमें कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी घोषणा पत्र बनाने पर चर्चा की गई। प्रियंका ने कहा कि हर विधानसभा के लोगों से राय ली जाए, साथ ही जन सरोकार से जुड़े मुद्दे की लिस्ट
तैयार की जाए ताकि इनको कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके। यूपी में सब्जियों की महंगाई पर सीएम योगी ने बैठक की। इसमें सब्जियों को महंगा होने से रोकने के लिए चर्चा की गई। सीएम योगी ने कहा कि जनता को उचित मूल्य पर सब्जियां मिल सकें, इसके लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। सीएम योगी ने आलू, प्याज और टमाटर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। बाबरी मस्जिद मामले में कुल 32 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें भाजपा नेता एल.के. आडवाणी, एम.एम. जोशी और उमा भारती सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में अदालत ने इनके बयान दर्ज कर सभी कार्रवाई पूरी कर ली थी। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने दिल्ली बवाल की साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में ये बात सामने आई है। पुलिस ने उमर खालिद के मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट मंगा ली है और उसका विश्लेषण कर रही है। खालिद के मोबाइल से 40 GB डेटा बवाल से संबंधित मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि एक तरफा कोशिशों से कोरोना महामारी और मजबूती से पैर जमाएगी। उन्होंने महामारी के लिए टीकों के निष्पक्ष एवं समान वितरण समेत वैश्विक सहयोग की नई प्रतिबद्धता की अपील की है। उन्होंने कहा कि महासभा नवंबर की शुरुआत में कोरोना पर उच्च स्तरीय विशेष सत्र का आयोजन करेगी। उड़ीसा सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें कोरोना देखभाल केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाने और मरीजों को इलाज के लिए भुवनेश्वर तथा कटक भेजने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारी जिला स्तर पर ICU और HDU में जरूरी उपचार मुहैया कराएं। लद्दाख को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती चीन के मसले पर सरकार और सेना के पक्ष में उतर आई हैं। मायावती ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव को लेकर देश में चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार देश की अपेक्षा के अनुरूप चीन को करारा जवाब देती रहेगी। बसपा केंद्र सरकार और सेना के साथ है। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया गया है। अदालत ने सरकार को 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। बता दें कि याचिका में दिल्ली सरकार के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को भेदभावपूर्ण और तर्क संगत नहीं होने की बात कही गई थी। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान के मामले में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के तेवर ढीले पड़ गए हैं। अब मांझी ने एक तरफ चिराग पासवान को अपने बेटे की तरह बताया है, दूसरी तरफ रामविलास पासवान को सबसे बड़े दलित नेता का तमगा दे दिया है। वहीं पासवान परिवार पर बरसने वाले मांझी अब पार्टी के पोस्टरों में तस्वीरें लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार सिर्फ राज्य की 30% आबादी के लिए काम करती है। बचे हुए 70% हिंदू आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश प्रशासन हिंदुओं से जुड़े किसी भी कार्यक्रम या रीति रिवाज में अड़चन खड़ी करने की कोशिश करता है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V का क्लिनिकल ट्रायल भारत में किया जाएगा। अगर इसका ट्रायल सफल होता है तो ये नवंबर तक भारत में उपलब्ध होगी। क्लिनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF ने डॉक्टर रेड्डीज लैब से हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक RDIF भारतीय कंपनी को 10 करोड़ डोज की सप्लाई करेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने मजदूरों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से अधिक भवन निर्माण और श्रमिकों को 5,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों से 2 लाख श्रमिकों को उनकी फंसी हुई मजदूरी के तौर पर 295 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के उपचार की सभी आवश्यक दवाओं का इंतजाम सहित पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में दवा एवं ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था बनाई जाए। मुख्यमंत्री योगी लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर फूटे लेटर बम का मुद्दा पूरी तरह शांत भी नहीं हो पाया था कि अब राजस्थान कांग्रेस में लेटर बम फूट गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने लेटर बम से राजस्थान में राजनीति गर्मा गई है। भरत सिंह ने गहलोत को चिट्ठी लिखी है जिसमें नाम लिखे बगैर सबसे भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। IIM कैट की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ गई है। अब ऑनलाइन आवेदन की तारीख 16 सितंबर से बढ़कर 23 सितंबर हो गई है। साथ ही कैट के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में एडमिट कार्ड 29 अक्टूबर को जारी होंगे। बता दें कि 29 नवंबर को देश के सभी सेंटरों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। यूपी के सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को कोरोना संक्रमण हो गया है। वसीम ने ट्वीट कर टेस्ट पॉजिटिव आने की सूचना दी है। साथ ही वसीम ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि वसीम ने कट्टरपंथी मुल्लाओं पर तंज कसते हुए कहा है कि उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही ठीक होकर वापस आऊंगा।
यूपी में गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं होने के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। गोरखपुर और देवरिया परिक्षेत्र की 13 चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य का 472 करोड़ रुपए बकाया है। इसको लेकर यूपी सरकार ने चीनी मिलों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि चीनी बेचकर किसानों के बकाया पैसे का भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में लोगों की बेरोक टोक आवाजाही की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संक्रमित लोगों की पहचान के लिए हमने अभी तक प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन मजदूरों, मरीजों तथा अन्य लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही थी। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के सहायक प्रबंधकों के भर्ती घोटाले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। अपर मुख्य सचिव रामी रेड्डी ने जांच में तत्कालीन एमडी और यूपी सहकारी संस्था का सेवा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष को दोषी पाया है। सरकार इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी को लंबे समय बाद खेलते देखना शानदार होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट हर किसी खिलाड़ी और दर्शकों के लिए कुछ विशेष होगा, लेकिन धोनी को फिर से पिच पर देखना निश्चित रूप से खुशी देने वाला होगा। आपको बता दें कि चेन्नई की टीम 19 सितंबर को शुरुआती मैच में गत चैंपियंस मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।